Hi, welcome on Easy Learning. Now you are Chandan Jha. Now we are going to cover BEG 107 Block 1 and this is Unit 1, this is Part 2. In early part of the video, I introduced about the origin of drama and theatre in a little bit. Now you will be knowing that what were the history from where these dramas, theatre evolved with the passage of time. So let's start and we focus at first in this part of the video on Greek drama. तो ग्रीक ड्रामा पर हम फोकस करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में, ग्रीक थिएटर या ड्रामा जो भी है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं 1.2 में, देखते हैं कि क्या दे रखे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। तो 1.2 में जो है ओरिजिन ऑफ ड्रामा और थिएटर दे रखे हैं। यहाँ से है कि 2500 ईयर्स एगो वेस्टर्न थिएटर वॉज बॉर्न इन एथेंस ग्रीस। कहते हैं 25 वर्ष पहले जो है ये पश्चिमी जो थिएटर है इनका जन्म एथेंस और ग्रीस में हुआ था। Between 600 and 200 BC, the ancient Athenians created a theatre culture whose form, technique and terminology have lasted 2 millennia, and they created plays that are still considered among the greatest works of world drama. कहते हैं कि 600 से लेकर 200 BC के बीच में जो पहले के जो एथेंस के लोग थे, एथेनियंस थे, उन्होंने एक थिएटर कल्चर को शुरू किया था जिसका रूप, जिसके टेक्निक और टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ खास जो उनका विषय बना था इसके ऊपर, हैव लास्टेड 2 मिलेनिया। इनका जो पूरा इसको बनाने में लग गया वो लगभग 2000 वर्ष लग गया। 1 मिलेनिया इक्वल टू 1000। एंड दे क्रिएटेड प्लेस दैट आर स्टिल कंसिडर्ड अमंग द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ वर्ल्ड ड्रामा। और उन्होंने ड्रामा को तैयार किया और उनके जो ड्रामा है वो अभी भी पूरी दुनिया में जितने भी ग्रेटेस्ट वर्क हैं उनमें अच्छा समझा जाता है। Their achievement is truly remarkable when one considers that there have been only 2 other periods in the history of theatre that could be said to approach the greatness of ancient Athens, Elizabethan England and the 20th century. उनकी अचीवमेंट जो है वाकई में अट्रैक्टिव है, रिमार्केबल है। जब कोई भी व्यक्ति यह सोचता है that there have been only 2 other periods, कि बहुत लोगों के दिमाग में यही आता है कि थिएटर की हिस्ट्री में केवल 2 ही पीरियड रहे होंगे, जो कि एंशिएंट एथेंस की ग्रेटनेस की अप्रोच को समझता है। ठीक है, पहला तो है एलिजाबेथियन इंग्लैंड और दूसरा है 20th सेंचुरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इस लैंग्वेज को देखें तो इस तरीके से लिखा हुआ है that there have been only 2 other periods in the history of theatre that could be said to approach the greatness of ancient Athens. हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर में जो बात कही गई है कि 2 जो बड़े बड़े पीरियड हैं जो कि एंशिएंट एथेंस की ऊंचाई तक, मतलब एंशिएंट एथेंस को ऊंचाई को ले गया, उसके बाद एलिजाबेथियन इंग्लैंड तक आया, उसके बाद 20th सेंचुरी तक आया। क्योंकि क्वीन ऑफ जो एलिजाबेथ थे उनके टाइम में बहुत सारे जो है लिटरेचर को लिखा गया। मोस्टली इसमें आपके सोनेट्स का निर्माण अच्छा हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं द थिएटर ऑफ एंशिएंट ग्रीस इवॉल्व्ड फ्रॉम रिलीजियस राइट्स व्हिच डेट बैक टू एटलीस्ट 1200 BC। एंशिएंट ग्रीस के जो थिएटर हैं वो रिलीजियस राइट के जरिए से धीरे धीरे विकसित हुआ। राइट का मतलब होता है कोई फिक्स्ड वर्ड्स होता है जो आप किसी सेरेमनी में यूज़ करते हैं, तो उसी को रिलीजियस राइट्स कहा जाता है, जो कि कम से कम 1200 BC के पीछे जाता है, या हम कह सकते हैं कि 1200 जो 1200 BC है वहाँ तक जो है इनका ये इवोल्यूशन होता है। At that time, Greece was peopled by tribes that we, in our arrogance, might label primitive. कहते हैं उस समय जो ग्रीस में लोग रहते थे वो ट्राइब्स के लोग रहते थे, जैसे हम अपनी घमंड या एरोगेंस में उनका नाम जो है ये उनको हम लेबल लगा देते हैं प्रिमिटिव का, कि बहुत पुरातन होते हैं, बहुत पुराने होते हैं। In northern Greece, in an area called Thrace, a cult arose that worshipped Dionysus. नॉर्दर्न ग्रीस में एक ऐसा एरिया है जिसे थ्रेस कहा जाता है, उसमें एक कल्ट है। कल्ट होते हैं खास करके जो और से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उसे कल्ट कहा जाता है। उनका निर्माण हुआ, वो लोग सामने आए, एरोज हुए।
दैट वर्शिप डायनोसस, जो कि डायनोसस की पूजा करते थे। अब ये डायनोसस जो थे ये वहाँ पे एक प्रकार की गॉड थे, और वो जो कौन सा गॉड थे, तो गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोक्रिएशन। ये फर्टिलिटी के गॉड थे और प्रोक्रिएशन के गॉड थे। मतलब खास करके कि ये जो गॉड थे इनका काम होता था कि किसी के शरीर में जो है वो न्यू बेबी को बॉर्न करने की क्षमता कैसे प्रदान करे, उसको फर्टिलिटी कहा जाता है। और प्रोक्रिएशन का मीनिंग होते हैं कैसे जो है यंग को प्रोड्यूस किया जाए। द कल्ट ऑफ डायनोसस प्रैक्टिस्ड रिचुअल सेलिब्रेशन। कहते हैं जो डायनोसस से कल्ट हैं वो जो कर्मकांड जैसी जो बातें हैं उनकी सेलिब्रेशन को प्रैक्टिस क्या करते थे। The cult's most controversial practice involved, it is believed, uninhibited dancing and emotional displays. कहते हैं कल्ट की जो मोस्ट जो कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस होती थी, जो विवाद के सामान रहती थी, उसमें क्या सब शामिल होते थे कि इट इज़ बिलीव्ड, मतलब कुछ बातें जो है वो विश्वास की जाती है यहाँ पर में। उनकी जो डांसिंग होती है वो नेचुरल होती है, फ्री होती है, अनइनहेबिटेड होती है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होते हैं। इमोशनल डिस्प्लेज होते हैं, जो इमोशन उनके अंदर से निकलती है वो दिखाया जाता है। दैट क्रिएटेड एन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, जिसने एक अलग प्रकार की मेंटल स्टेट को दिखाया है या क्रिएट किया है। दिस ऑल्टर्ड स्टेट वॉज नॉन एज एक्सटेसिस। ये जो बदला हुआ स्टेट है इसे एक्सटेसिस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब अवस्था होता है। स्टेट का मतलब यहाँ कोई राज्य नहीं होगा बल्कि अवस्था होगा, सिचुएशन होगी, कंडीशन होगी। जो कंडीशन में ये लोग डांस करते थे, जिस कंडीशन में ये लोग इमोशनल डिस्प्ले करते थे। तो एक्सटेसिस का यहाँ पे मीनिंग है खास करके हैप्पीनेस, कैसे हम खुशी दिखाते हैं, इसी को एक्सटेसिस कहा जाता है। एक्सटेसी वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस कॉन्सेप्ट टू द ग्रीक्स हु वुड कम टू सी थिएटर एज अ वे ऑफ रिलीजिंग पावरफुल इमोशंस। कहते हैं एक्सटेसी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस कॉन्सेप्ट होते हैं ग्रीक के लिए, जो कि थिएटर को देखने के लिए आया करते थे, और यह उनका एक पावरफुल चीज़ें होती थी रिलीज़ करने के लिए। खास करके जब थिएटर को देखने के लिए आया करते थे तो आप अपनी इमोशंस को पावरफुली रिलीज़ किया करते थे। Though it met with resistance, the cult spread through the tribes of Greece. Dionysiac, hysteria, and catharsis also derived from Greek words for emotional release or purification. कहते हैं भले ही यह कहीं न कहीं संयम के साथ समाप्त होती है, जो कल्ट है उन्होंने ग्रीस के ट्राइब्स के जरिए जो है अपना विस्तार फैलाया। इसमें डायनोसिक, हिस्टेरिया, कैथारसिस और भी सारे शब्द हैं वो ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं, जिसका काम किया जाता है रिलीज़ करने के लिए इमोशन को या प्यूरिफिकेशन को। मतलब अगर आप इमोशन को दिखा देते हैं, अगर आपके अंदर से जो दर्द होता है, दुख होता है, अगर आप उसको बाहर निकाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि आप प्यूरिफाई हो जाते हैं, अब अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द राइट्स ऑफ डायनोसिस बिकेम मेनस्ट्रीम एंड मोर फॉर्मलाइज्ड एंड सिंबॉलिक। और इस समय तक जो डायनोसिस के राइट्स होते हैं वो मेन स्ट्रीम बन जाती है, मुख्य विषय बन जाती है, और अधिक से अधिक फॉर्मलाइज्ड और सिंबॉलिक बन जाते हैं। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट्स ऑफ डायनोसिस वॉज डिथरिम। और जो एक एसेंशियल पार्ट होते हैं राइट्स के डायनोसिस को होते हैं डिथरिम। डिथरिम एक छोटा सा पोएम होता है, इसी को डिथरिम कहा जाता है। द वर्ड मीन्स कोरिक हिम, दे भी रखा है यहाँ पे। वर्ड का मतलब होते हैं कोरिक हिम। कोरिक का मतलब जो कोरस में एक साथ मिल के गाया जाता है, स्तुति की जाती है, ईश्वर की वंदना की जाती है, इसी को कोरिक हिम कहा जाता है। This chant or hymn was probably introduced into Greece early, accompanied by mimic gestures and probably music. यह जो मंत्र है या हिम है वो शायद ग्रीस को दिया गया था। शुरुआत में मिमिक जेस्चर के द्वारा ये काम किया जाता था, accompanied किया जाता। मिमिक जेस्चर का मतलब एक दूसरे की कॉपी करके, कैसे वो बोलता है वैसे मैं भी बोलूँ, इसी को कहा जाता है मिमिक जेस्चर्स। और शायद इसमें म्यूजिक भी हुआ करती थी। It began एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, या रिलीजियस सेरेमनी के हिस्सा के रूप में शुरू हुआ, जैसे कि हिम के रूप में शुरू हुआ। डिस्क्राइबिंग द एडवेंचर्स ऑफ डायनोसस, जिसने कि डायनोसस के एडवेंचर को जो है डिस्क्राइब करना जारी रखा। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय कोरस ऑफ ग्रुप ऑफ डांसर्स एंड बैंड ऑफ रेवलर्स। इसे लोगों के झुंड के द्वारा, डांसर के ग्रुप के द्वारा
और जो बैंड ऑफ रेवलर्स थे उनके द्वारा जो है परफॉर्म किया। यहाँ पर में जो है ये रेवलर्स के मीनिंग होते हैं ऐसा व्यक्ति जो डांस करते हैं, सिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं किसी पार्टी में, खास करके शोर मचाते उसी को रेवलर कहा जाता है। In this way, over a period of time, Dithyrim evolved into stories in play from now known as drama. और इस तरीके से समय के साथ साथ जो है डिथरिम का विकास हुआ। डिथरिम धीरे धीरे जो है वो विकसित होता चला गया, कहानियों में बदलता चला गया, और इस जो प्ले थे, जो ड्रामा थे, उसमें उन्होंने स्टोरी का रूप लेता चला गया, जिससे कि आजकल ड्रामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ग्रीक थिएटर। अब ग्रीक थिएटर की अगर बात करें तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम यही जानेंगे। इसके बाद इस कुछ और प्रकार की जो थिएटर है उसके बारे में जानेंगे। तो बाय 600 BC इन ग्रीस द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी स्टेट वाज एथेंस। कहते हैं 600 जो सिटी थे तब तक में जो सबसे जाने माने और महत्वपूर्ण सिटी स्टेट थे ग्रीस में, उनका नाम था एथेंस। इसी को प्रोमिनेंट सिटी स्टेट कहा जाता है। अब ये सिटी स्टेट क्यों बना, ये सब हिस्ट्री का विषय है, पॉलिटिकल साइंस का विषय है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज हियर दैट द राइट्स ऑफ डायनोसिस evolved into theatre. In about 600 BC, Arian of Mathymna, Corinth, wrote down formal lyrics for the Dithyrim. कहते यही वो जगह था जहाँ पर में डायनोसस का राइट्स जो है वो थिएटर में धीरे धीरे विकसित हुआ। लगभग 600 BC में एरियन जो महित्मना जो कॉरिंथ के हैं, उन्होंने फॉर्मल लिरिक्स लिखे कुछ डिथरिम के लिए। लेटर थेस्पिस ऑफ एटिका एथेंस एडेड एन एक्टर हु इंटरएक्टेड विद कोरस। बाद में जो एटिका के जो थेस्पिस थे एथेंस के, उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने एक्टर को जोड़ दिया। हु इंटरएक्टेड विद द कोरस, जो एक्टर क्या करते थे, कोरस से बात क्या करते थे। कोरस क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मंडली होती है, उसे कोरस कहा जाता है। ये कोरस गाने में, डांस करने में, ड्रामा में हर जगह दिखाई पड़ते थे। आज भी ये कोरस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। खास करके सिंगिंग करने में तो किया ही जाता है, आप समझते होंगे, जानते होंगे। दिस एक्टर वॉज कॉल्ड द प्रोटोगोनिस्ट, मीनिंग द मेन कैरेक्टर ऑफ ए ड्रामा। और यही जो एक्टर है इसे प्रोटोगोनिस्ट कहे जाते थे, जो कि ड्रामा के मेन कैरेक्टर हुआ करते थे। When Thespis, the director of choruses, his face smeared with white lead, perhaps in simulation of dead god, stood on a table and addressed the leader of the chorus, dialogue was born in Greece. कहते हैं जब थेस्पिस जो कि कोरसेस के डायरेक्टर थे, उनका फेस जब लीड से पोत दिया जाता था, मतलब स्मीयर का मतलब पूरा चेहरा जो है वो लीड से, वाइट कलर की लीड होती है, उससे उसको पोत दिया जाता था पूरे, शायद जो है इस सैमुलेशन में पोत दिया जाता था कि डेड गॉड, सैमुलेशन ऑफ द डेड गॉड, मतलब उनको डेड गॉड का एक रूप दे दिया जाता था, उनको टेबल पे खड़ा कर दिया जाता था। एंड एड्रेस्ड लीडर्स ऑफ द कोरस, और कहा जाता है कि यहाँ पर में जो कोरस के लीडर होते हैं उनको वो एड्रेस किया करता था। डायलॉग वॉज बॉर्न इन ग्रीस, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि डायलॉग का जो जन्म है वो ग्रीस में हुआ था। यहाँ पर में जो सैमुलेशन है, इस सैमुलेशन का मीनिंग होता है यहाँ पर में कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है या कुछ होती है उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो उसी को सैमुलेशन कहा जाता है, जिससे कि आगे हम कार्य को बढ़ा सके। यहाँ पर मैं जो थेस्पिस के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि जो थेस्पिस होते हैं उनके जो इंस्पायर्ड स्टेप होते हैं, विद हिज इंस्पायर्ड स्टेप थेस्पिस ऑल्सो क्रिएटेड द क्लासिक एक्टर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डांसर। उन्होंने क्लासिक एक्टर का भी निर्माण किया जो कि डांसर से बिल्कुल अलग होते हैं। His table, which probably served as an altar for animal sacrifice, was the first inkling of a stage as distinguished from the primitive dancing circle for them. Here I am just going to tell you about the meaning of the same line here, that उनके जो टेबल होते थे, खास करके थेस्पिस के, यहाँ पे बता रहे हैं जो क्लासिक एक्टर होते हैं जिसको डिस्टिंक्ट डांसर के रूप में जो है बताया जाता है, उनकी टेबल शायद एक प्रोबेबली ऑल्टर का काम करते थे, विच प्रोबेबली सर्व्ड एज एन ऑल्टर फॉर एनिमल सैक्रिफाइस।
एनिमल सेक्रीफाइस के लिए। वॉज द फर्स्ट इंकलिंग ऑफ स्टेज, यह स्टेज का शायद मतलब इंकलिंग का मतलब होता है आपके दिमाग में फैक्ट आ गया कोई चीज़, लेकिन शायद वो सत्य नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि वो सत्य होना चाहिए, उसी को इंकलिंग कहा जाता है। तो उसी समय जो है स्टेज का ख्याल आया एज ए डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डांसिंग सर्कल, और इसे जो पहले जो डांसिंग सर्कल मतलब सर्कल बना के डांस किया करते थे उनसे इसको अलग किया गया। In time, the second speaker was introduced and one moved from one art to another, from choric chant to theatre. और सही समय पर में दूसरा स्पीकर जो है उसको वहाँ पे लाया गया। एक जो है चले जाते थे फ्रॉम वन आर्ट, और एक वन आर्ट से दूसरी आर्ट में प्रवेश करते थे। मतलब कोई कॉरिक चांट अगर कर रहा है तो कॉरिक चांट से वो थिएटर की ओर प्रवेश करता था। Gradually, the leaders of the Dithyrim could include other related details taken from the many tales of ancestral and local heroes which were being recited by poets. धीरे धीरे क्या हुआ कि डिथेरिम के जितने भी नेतागण थे या लीडर्स थे वो दूसरे जो रिलेटेड जो डिटेल्स थे उनको इंक्लूड कर सकते थे, जो कि बहुत सारी जो प्राचीन कहानियां हैं उनमें से ली गई, लोकल हीरोज से लिए गए, जो कि पोइट के द्वारा जो है वो रिसाइट किए जा रहे थे। रिसाइट क्या होता है, एक मीटर में पढ़ी जाती है, ये रीडिंग से अलग होती है। The words associated with Dithyrim dances became elaborate and dramatic plot was introduced. जितने भी वर्ड होते हैं डिथेरिम्बिक के डांसेस से जो संबंधित होते हैं उनको और विस्तृत किया गया या विस्तृत हो गया, और जो ड्रामेटिक प्लॉट है वो बनाए गए। In 534 BC, Pisistratus, the रूलर ऑफ एथेंस, यहाँ पे रूलर ऑफ एथेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 534 BC में जो एथेंस के थे पिसिस्ट्रेटस, उन्होंने ड्रामा को इंस्टीट्यूट किया, खास करके ड्रामा कंपटीशन को इंस्टीट्यूट किया। दीज कॉम्पिटिशन्स बिकेम पॉपुलर एनुअल इवेंट्स, और ये जो अब कॉम्पिटिशन थे वो जो वार्षिक घटनाएं होती थी, वार्षिक कोई आयोजन होता था तो उसमें जो है लोकप्रिय हो गया। A government authority called the Archon chose the competitors and the choreographers. एक गवर्नमेंट का अधिकारी होता था जो कि आर्कन कहे जाते थे, वो कॉम्पिटिटर को चुना करते थे और कोरियोग्राफर्स को भी चुना करते थे। Wealthy patrons financed the production, और जो धनी जो वहाँ पर में पैट्रन होते थे वो क्या करते थे, प्रोडक्शन के लिए रुपया पैसा वहाँ पे लगाया करते थे। पैट्रन भी उसी को कहा जाता है। The theater was कंस्ट्रक्टेड, थिएटर जो है वो बनाए गए। द थिएटर ऑफ डेल्फी, जैसे ये सारे थिएटर के नाम है, इसमें आपका थिएटर ऑफ डेल्फी है, देख सकते हैं कि थिएटर ऑफ डेल्फी है, द एटिक थिएटर है, थिएटर ऑफ डायनोसिस है एथेंस में। इन फैक्ट द वर्ड थिएटर डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थिएट्रॉन, कहते हैं वाकई में जो वर्ड थिएटर है वो ग्रीक वर्ड थिएट्रॉन से लिया गया है या लिया जाता है, which referred to the wooden spectator stand erected on the hillside, जो कि बताता है कि वुड पे बैठा हुआ स्पेक्टेटर जो है वो खड़े होते हैं एक मतलब सीधी जो हिल साइड होती है उसकी तरफ। इरेक्टेड का मतलब खड़ा होना। And the word orchestra is derived from Greek word for a platform between the raised stage and the audience on which the chorus was situated, और जो वर्ड ऑर्केस्ट्रा है वो भी ग्रीक से लिया जाता है। एक प्लेटफॉर्म के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो दो के बीच होता है। पहला तो एक उठा हुआ जो स्टेज होता है और जो ऑडियंस होते हैं, खास करके जहाँ जिस स्टेज पर में कोरस जो है दिखाई पड़ते हैं वो सिचुएटेड। Thespis who acquired a theatre building where his plays he was the first prize-winning playwright in 535 BC, were performed in a permanent circular dancing ground of stone with a stone temple in the background. थेस्पिस जिसने कि एक थिएटर बिल्डिंग को हासिल किया जहाँ पर में उनके जितने भी ड्रामा है या प्लेज हैं, कहा जाता है कि उनको फर्स्ट प्राइज़ विनिंग मिला था प्ले राइट के लिए, लेखक के लिए, मतलब ड्रामेटिस्ट के लिए 535 BC में। और उनके जो प्लेज होते हैं वो परमानेंट सर्कुलर डांसिंग में परफॉर्म की जाती थी, मतलब सर्कल बना करके।
जो कि स्टोन की ग्राउंड हुआ करती थी, मतलब पत्थर के बने हुए, और जो मंदिर होते थे वो भी स्टोन के होते थे, विद स्टोन टेम्पल इसके पीछे होते थे इन द बैकग्राउंड। प्लेज इन दोज डेज वर परफॉर्म्ड इन द डे टाइम, उस समय जो प्ले होते थे वो दिन के समय में परफॉर्म किए जाते थे। एक्टर्स वोर लिटिल और नो मेकअप, एक्टर्स थोड़ा बहुत पहना करते थे कपड़े या कोई मेकअप नहीं किया करते थे। देयर वॉज नो सीनरी, कोई भी सीनरी नहीं हुआ करता था। एक्टर्स वोर मास्क एंड बस्किन्स लेदर बोट्स लेस्ट अप टू द नीज, एक्टर्स जो है मास्क पहना करते थे और बस्किन पहना करते थे, एक ऐसे प्रकार के चमड़े के जूते होते थे जो घुटने के ऊपर तक जो है बने होते थे। Until 484 BC, the Athenian drama competitors consisted of trilogy of Dithrim and a satyr play. कहते हैं कि 484 BC तक जो एथेनियन ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें डिथरिम के ट्रिलॉजी होते। ट्रिलॉजी का मतलब 3 बुक होते हैं, सेम सीरियल, सेम सब्जेक्ट और सेम टॉपिक के ऊपर, उसी को ट्रिलॉजी कहा जाता है। और सैटर प्ले हुआ करते थे। जो सैटर होते हैं इसमें खास करके, सैटर जो है एक प्रकार के गॉड होते हैं ग्रीक में, जो हाफ गोट होते हैं और हाफ मैन की शक्ल में होते हैं, उसी को सैटर कहा जाता है। देयर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वॉज कोरल रादर देन ड्रामेटिक, उनके जो प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल था वो कोरल था, ड्रामेटिक की तुलना में। अराउंड 484 BC there appeared on the Athenian theatre scene a playwright named Aeschylus। कहते 484 BC में एथेनियन थिएटर पे एक और व्यक्ति दिखाई दिया इसी सीन में, जिस ड्रामेटिस्ट या प्लेराइट का नाम है एस्कुलस। ही इंट्रोड्यूस्ड प्रॉप्स एंड सीनरी, उन्होंने प्रॉप्स का निर्माण किया और सीनरी का निर्माण किया। वैसे प्रॉप्स तो होते हैं रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट करते हैं किसी को तो आदर देते हैं, तो लेकिन प्रॉप्स एक जगह भी हो सकता है यहाँ पे, और सीनरी का यहाँ पे निर्माण किया। एंड रिड्यूस्ड द कोरस फ्रॉम 50 to 12, और पहले कोरस 50 हुआ करते थे तो उनकी संख्या घटा करके उन्होंने 12 कर दिया। Aeschylus' Persians written in 472 BC is the earliest play in existence। कहते हैं सबसे पुराने जो प्ले हैं एग्जिस्टेंस में, उसमें एस्कुलस का पर्सियन जो है वो 472 में लिखा गया था BC में। His crowning work was the Oresteia, उनका जो सबसे अच्छा जो वर्क है वो ओरेस्टिया है, which tells the legend of Agamemnon, जो कि एगमेमनन जैसे जो लेजेंड है उनकी कहानी को बताते हैं। अब ये एगमेमनन कौन होते हैं? तो ये ग्रीक वॉर हीरो होते हैं, हु वॉज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ क्लैटेमेंस्ट्रा, जो कि उनकी वाइफ के द्वारा है उनकी हत्या कर दी जाती है क्लैमेंस्ट्रा के द्वारा। और उनके जो जस्टिस है, उनको न्याय के पीछे कौन भागता है, परसिट कौन करता है, तो उनके चिल्ड्रन के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम है ओरेस्टिस और इलेक्ट्रा। थीमेटिकली it is about the tragedy of excessive human pride, arrogance and hubris। कहते हैं इसी संदेश को देखते हुए, मैसेज को देखते हुए, यह जो विषय बनता है वो ट्रेजेडी का विषय बनता है। और ये किस लिए ट्रेजेडी होती है? क्योंकि ह्यूमन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड हो जाती है, एरोगेंस हो जाती है और ह्यूब्रिस हो जाती है। ठीक है, वही है एरोगेंस और ह्यूब्रिस। नेक्स्ट है, एस्कुलस इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द ट्रेजेडी। कहते हैं एस्कुलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। ऑफ द 92 प्लेज ऑफ एस्कुलस ओनली 7 हैव कम डाउन टू अस। कहते हैं एस्कुलस ने 92 प्लेज लिखे थे, जिसमें से हमारे पास बच करके केवल 7 ही प्ले अभी तक रहा है। Hundreds of scattered fragments and comments provide an inkling of some of the subjects treated। उनके लिखे हुए जो 100 की संख्या में जो इधर उधर की जो मतलब कुछ टूटे फूटे हुए जो फ्रैगमेंट्स हैं और कमेंट्स हैं, वो कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जो है इंकलिंग देते हैं, मतलब फैक्ट्स बताते हैं और जानकारी देते हैं, फीलिंग कराते हैं, जिसे वो मतलब देखते थे या ट्रीट करते थे। ही इज़ ए मास्टर ऑफ द पिक्चरस्क, वह एक पिक्चरस्क के मास्टर थे, जस्ट लाइक। और ये पिक्चरस्क हैं, पिक्चरस्क का मीनिंग होते हैं अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, खास करके ओल्ड फैशन्ड वे में। His characters are colorful creatures। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें सारे क्रीचर्स जो है कलरफुल होते हैं। Many of them supernatural, barbaric and his speech is metaphorical। उनमें से बहुत सारे सुपरनैचुरल होते हैं, बार्बरिक होते हैं, और उनकी जो स्पीच होते हैं वो मेटाफोरिकल होते हैं। मेटाफोरिकल का जानते हैं, जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है लेकिन कंपेरेबल थिंग्स को यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसी को मेटाफोरिकल कहा जाता है, मेटाफोर कहा जाता है।
तो मेटाफोर से जो है मेटाफोरिकल बना हुआ है। Prometheus Bond is an unforgettable walk as its theme was God himself. ये जो Prometheus Bond होते हैं वो ना भूलने वाला वर्क है और इनका जो थीम है वो गॉड खुद अपने आप में है। He turned from the drama of God to the drama of man in his last two tragedies of which one is Agamemnon. वो जो है ड्रामा ऑफ गॉड से लेकर ड्रामा ऑफ मैन की ओर मुड़ गए और ये उनकी जो लास्ट दो ट्रेजेडी थी जिसमें से एक जो है वो एगमेम्नन है। In 468 BC, Aeschylus was defeated in the tragedy competition by Sophocles. कहते हैं 468 BC में Aeschylus को जो है ट्रेजेडी में हराया गया, ट्रेजेडी कंपटीशन में सोफोक्लिस के द्वारा। आगे जो नेक्स्ट है वो है आपका सोफोक्लिस। तो ये जो सोफोक्लिस हैं वो क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं उसके ऊपर इसमें हम देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा वाज द एडिशन ऑफ एक्टर्स। इनका ड्रामा में ये योगदान था कि इन्होंने एक्टर्स को और जोड़ दिए थे। एंड एन एम्फेसिस ऑन ड्रामा बिटवीन ह्यूमंस रादर देन बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स। और इनका जोर ड्रामा के ऊपर था कि ह्यूमंस के बीच जो है वो रिलेशन बनाया जाए ह्यूमन और गॉड की तुलना में। ही वॉज ए फाइन क्राफ्ट्समैन, वो एक अच्छा क्राफ्ट्समैन थे। ही वन 20 कॉम्पिटिशन्स, वो लगभग जो है 20 कॉम्पिटिशन जीत चुके थे। He experimented, tried different styles and struggled painstakingly for perfection. उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग प्रकार के स्टाइल की कोशिश किए और परफेक्शन के लिए, अच्छे तरीके से काम करने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक स्ट्रगल किए। पेन्सटेकिंगली का मतलब बहुत ही केयरफुली करना, बहुत ही ध्यान से देख रेख करते हुए कोई काम करना। He used only one play for each plot and was consequently constrained to pack all his actions into it. वह केवल एक ही प्ले को जो है हर एक प्लॉट में यूज़ किया करते थे और अंततः जो है वो मजबूर हो गए थे कि सभी एक्शंस को जो है एक ही प्ले के अंदर पैक करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए। In all respects, the shorter form offered the greater dramatic possibilities. और हर एक तरह से जो छोटे छोटे फॉर्म होते हैं उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जो ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज़ है उनको जन्म दिया। His works bear a strong resemblance to the architecture and sculpture of his time, which favored small temples and statues of gods who are not much larger than well-built human beings. उनके जो वर्क्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें और दिखाई पड़ती है, बेयर करती है। तो एक मजबूत जो है वो समानता, रिजेम्बलेंस दिखाई पड़ती है और ये रिजेम्बलेंस होती है आर्किटेक्चर के और उस समय की जो मूर्तियां हैं स्कल्पचर उनसे। ये जितने भी आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर हैं खास करके जो कि स्मॉल टेम्पल्स और जो स्टैचूज़ हैं गॉड के, उनके हिसाब से जो है वो तैयार होते थे। हु आर नॉट मच लार्जर देन, और ये जितने भी होते हैं स्टैचूज़ ऑफ गॉड और टेम्पल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बनाए होते हैं उनसे ज़्यादा बड़े नहीं थे। well built human beings. Sophocles is precise rather than rhapsodic. Sophocles जो है एग्जैक्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं रैप्सोडिक की तुलना में। रैप्सोडिक जो होते हैं खास करके ये होते हैं कि आप किसी चीज़ के प्रति काफ़ी ज़्यादा अगर आप इंथुजियाज्म दिखा रहे हैं तो इसी को रैप्सोडिक कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे रखे हैं, It is noteworthy that Sophocles is the first writer known to have used some comic details in his tragedies. कहते हैं यह बहुत ही योग्य की बात है, यह नोटवर्दी की बात है, प्रशंसा की बात है कि सोफोक्लिस जो है पहले एक ऐसे राइटर के नाम से जाना जाता है जिन्होंने कि अपनी ट्रेजेडीज में कॉमिक डिटेल्स को कुछ यूज़ किए हैं। ए प्रोसीजर दैट कुड ओनली बी मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड वैरायटी। ये एक प्रोसीजर और प्रकार होती है जो कि केवल एक डिज़ायर के द्वारा मोटिव की जाती है, मतलब जो अंदर में इच्छा होते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए और वैरायटी के लिए। ही इज़ द मास्टर ऑफ द डिवाइस ऑफ ट्रैजिक सस्पेंस एंड ट्रैजिक आयरनी। वो क्या है कि ट्रैजिक सस्पेंस और जो ट्रैजिक आयरनी है उनको यूज़ करने में वो मास्टर हैं। ऑफ विच इडिपस द किंग इज़ ए सुप्रीम एग्जाम्पल, जिसका इडिपस द किंग जो है एक महान आपका एग्जाम्पल है। साथ में इडिपस एट कोलोनस, एंटीजन, फिलोस्टिटिस, ये कुछ जाने माने हुए दूसरे जो है इनके लिखे हुए वर्क है। तो ये था ऊपर में
सोफोक्लिस के बारे में। तो सोफोक्लिस के बारे में इस पैराग्राफ में आप देख चुके हैं। ये क्या दे रखे थे कि सोफोक्लिस ने क्या किया था कि एक्टर्स को जो है उन्होंने ड्रामा में जो है जोड़े थे, और उनका जो मुख्य जो एम्फोसिस था वो ह्यूमंस के बीच था, ना कि ह्यूमंस और गॉड के बीच था। वो एक परफेक्ट क्राफ्ट्समैन थे। उन्होंने 20 कंपटीशन जीते थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग प्रकार के स्टाइल को कोशिश किए, और अपनी परफेक्शन के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है स्ट्रगल करते रहे। उन्होंने जो है केवल एक ही प्ले को हर एक प्लॉट में डालना चाहा, और इस कारण से उन्हें सभी बातों को एक ही प्ले में डालना होता था। सभी तरह से जो ऑल रिस्पेक्ट जो शॉर्टर फॉर्म थे, उन्होंने ग्रेटर ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज़ को जन्म दिया था। उनकी वर्क जो है आर्किटेक्चर और उस समय के स्कल्पचर से मिलते हैं, जो कि स्मॉल टेम्पल और स्टैचू जो गॉड होते हैं उनके पक्ष में जाता था, जो कि वेल बिल्ट ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे। सोफोक्लिस जो है ज़्यादा प्रिसाइज हुआ करते थे रैप्सोडी की तुलना में, और बहुत ही प्रशंसा की बात है कि सोफोक्लिस पहले राइटर थे जो कि ट्रेजेडीज को में भी कुछ कॉमिक डिटेल जो है वो डालना सीख चुके थे। एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कॉन्ट्रास्ट और वैरायटी के लिए जो है इच्छा प्रदान किया जाता है। उनके जो है मास्टरपीस अगर देखा जाए तो कहते हैं एरनी का उन्होंने इस्तेमाल किए थे, ट्रैजिक एरनी और ट्रैजिक सस्पेंस के अपने मास्टर में, जैसे एडिपस द किंग एक इनका सुप्रीम एग्जाम्पल है। एडिपस आपका कलनस है, एंटीजनी है, और आपका फिलोस्टिटिस है। ये कुछ जाने माने हुए आपके वर्क है। चलिए आगे देखते हैं यूरिपिडीज के बारे में। इसके बाद इन्हीं के समय का दे रखा है अनदर कंटेम्प्रेरी ग्रीक प्ले राइट वॉज यूरिपिडीज। इन्हीं के समय का दूसरा एक ग्रीक का जो है प्ले राइट है जिसका नाम है यूरिपिडीज। प्ले राइट जानते हैं, ड्रामेटिस्ट को प्ले राइट कहा जाता है, जो ड्रामा वगैरह लिखते थे या लिखते हैं। हिज प्लेज वर अबाउट रियल पीपल। उनके जो प्लेज थे वो वास्तविक या जो असली जो लोग थे उनके ऊपर थे। ही प्लेस्ड पेजेंट्स alongside princes and gave their feelings equal weight। उन्होंने खेतीहर और किसान जो होते हैं उनके साथ जो राजकुमार होते हैं उनको एक साथ रखा, और उनकी फीलिंग को जो है बराबर वजन दिया या महत्व दिया। He showed the reality of war, criticized religion and portrayed the forgotten of society, women, slaves and old people। उन्होंने वॉर की जो सच्चाई है उसके ऊपर उसको दिखाया, धर्म को जो है उन्होंने निंदा की, और जो सोसाइटी में जो फॉरगटन चीज़ें हैं जैसे वुमेन है, स्लेव्स हैं, ओल्ड पीपल है, उनको उन्होंने वर्णन किया या पोर्ट्रे किया। यूरिपिडीज इज क्रेडिटेड विद एडिंग टू द ड्रामेटिक फॉर्म द प्रोलॉग व्हिच सेट द स्टेज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। यूरिपिडीज को का श्रेय जाता है कि उन्होंने ड्रामेटिक फॉर्म जैसे प्रोलॉग हैं उनको उन्होंने जोड़ा ड्रामा में, जो कि प्ले की शुरुआत में स्टेज पे दिखाई जाती थी, which set the stage at the beginning of the play। He managed to create the most forceful realism and social criticism of the classic stage। उन्होंने ऐसा काम किया कि काफ़ी ज़्यादा जो फोर्सफुल रियलिज्म है उनको क्रिएट किया जाए, सोशल क्रिटिसिज्म को तैयार किया जाए क्लासिक स्टेज पर में। द ट्रोजन वॉर, मेडे, हिप्पोलिटस, साइक्लॉप्स एंड एलेस्टेसिस आर द वेल नॉन प्लेज ऑफ यूरिपिडीज। ये जितने भी नाम लिए गए हैं ये सारे जो है यूरिपिडीज के आपके काफ़ी जाने माने हुए प्लेज हैं या ड्रामा है। तो इसमें आपके यूरिपिडीज के बारे में दे रखे थे। यूरिपिडीज जो है रियलिटी के ऊपर काम करते थे, और ये एक दूसरे ग्रीक प्ले राइट थे जो आपके सोफोक्लिस और आपके जो एस्कुलस वाले हम लोग पढ़े हैं उनके साथ थे ये, ठीक है। और ये रियल पीपल के ऊपर काम करते थे। इन्होंने प्रिंसेस और पेजेंट्स को एक साथ रखा और दोनों को बराबर महत्व दिया। उन्होंने अपनी प्ले में वॉर, क्रिटिसाइज्ड रिलीजन, उसके बाद जो फॉरगटन सोसाइटी का एक रूप था जिसमें वुमेन, स्लेव्स और ओल्ड पीपल रहते थे उनको उन्होंने दिखाया। और इन्होंने प्रोलॉग भी जोड़ा था। आपने ड्रामेटिक प्रोलॉग देखे होंगे कई बार जो विलियम शेक्सपियर या और प्लेज में जो दिखाई पड़ते हैं। तो शुरुआत में जो प्ले जब स्टार्ट होती है तो उस समय प्रोलॉग का यूज़ किया जाता है। उन्होंने फोर्सफुल रियलिज्म का यूज़ किए, सोशल क्रिटिसिज्म का यूज़ किए क्लासिक स्टेज के लिए। ट्रोजन वुमेन, मेडिया, इसके बाद हिप्पोलिटस, साइक्लॉप्स, एल्सेस्टिस, ये जितने भी हैं उनके जाने माने हुए यूरिपिडीज के प्लेज हैं। नेक्स्ट है इसमें
कि ट्रेजेडी वॉज नॉट द ओनली प्रोडक्ट ऑफ एथेनियन थिएटर बट कॉमेडी ऑल्सो थ्राइव्ड एट द टाइम। कहते ट्रेजेडी केवल एकमात्र ऐसा रूप नहीं था जो कि एथेनियन थिएटर में था, बल्कि कॉमेडी भी है उसी समय फल फूल गया था या थ्राइव किया था। ग्रीक कॉमेडी हैड टू पीरियड्स, ओल्ड कॉमेडी रिप्रेजेंटेड बाय क्रेटिनस एंड एरिस्टोफेनिस एंड न्यू कॉमेडी हुज मेन एक्सपोनेंट वाज मेंडर। अब यहाँ पे दे रखे हैं कि जो ग्रीक कॉमेडी थे उनके दो पीरियड थे। एक तो ओल्ड कॉमेडी थे जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था क्रेटिनस के द्वारा और एरिस्टोफेनिस के द्वारा, और न्यू कॉमेडी थे जिसका मेन जो रूप था या जो मुख्य आदमी था, एक्सपोनेंट था, वो मेनेंडर था। एरिस्टोफेनिस थिएट्रिकल वर्क्स वर प्रेजेंटेड एट द एथेनियन फेस्टिवल। एरिस्टोफेनिस का जितना भी थिएट्रिकल वर्क है उनको जब एथेंस में जब त्यौहार होते थे या फेस्टिवल होते थे उस समय दिखाया जाता था। He used 3 actors, a chorus that sang, danced and sometimes participated in the dialogue. उन्होंने 3 एक्टर्स का यूज़ किए, कोरस का यूज़ किए, जो कि डांस करते थे, साथ में गीत गाते थे और कभी कभी डायलॉग में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। तो यहाँ पर मैं कहते हैं कि ट्रेजेडी केवल इस पैराग्राफ में एथेनियन थिएटर का एक रूप नहीं था, बल्कि उस समय कॉमेडी भी जो है एक साथ फल फूल गया था ग्रीक में। ग्रीक कॉमेडी के 2 पीरियड थे। ओल्ड कॉमेडी को क्रेटिनस जो है अपना उस पर काम करते थे और एरिस्टोफेनिस, और न्यू कॉमेडी जो है उसका जो मुख्य मुखिया थे, एक्सपोनेंट थे, वो मेनेंडर थे। एरिस्टोफेनिस को थिएट्रिकल वर्क है, उनका काम जो एथेंस से फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे दिखाया जाता था, और एरिस्टोफेनिस जो है 3 एक्टर्स का यूज़ करते थे, कोरस का। वो ये सारे जो एक्टर्स और कोरस होते हैं ये सैंग करते थे, डांस करते थे और कभी कभी डायलॉग में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखे। His first 2 comedies, The Banqueters and the Babylonians, were lost, but it is known that they were a satire on a new education and a political satire respectively. उनके 2 कॉमेडीज़ हैं जिसे कि बैंक्वेटर्स और बेबीलोनियंस कहे जाते हैं, जो अब नहीं है अस्तित्व में, लॉस्ट कर गए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे नई एजुकेशन और पॉलिटिकल सटायर थे अलग अलग रूप से। सटायर का मीनिंग होते हैं कि आप ह्यूमरस तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, खुल के निंदा नहीं करते हैं, बल्कि ह्यूमरसली तरीके से किसी के बारे में कुछ कहते हैं जिससे उसके अंदर में सुधार हो। इसी को सटायर कहा जाता है। द एक्रेनियंस ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी वॉर कॉमेडी, ये जो थे आपके एक्रेनियंस, ये पहले जो है फर्स्ट एंटी वॉर कॉमेडी थे। His other comedies include The Wasps on Deterioration of Athens, Peace on Anti-Imperialistic Comedy, The Frogs and the Plotus. उनके जो दूसरे कॉमेडी थे उसमें शामिल होते हैं Wasp on Deterioration of Athens, Peace जो कि एंटी इम्पीरियलिस्टिक कॉमेडी थे, मतलब इम्पीरियलिज्म के खिलाफ थे ये, और फ्रॉग्स और प्लूटस थे। इम्पीरियलिस्टिक का मीनिंग होते हैं खास करके जो साम्राज्यवाद से संबंधित होते हैं, जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर में अपना टेम्पररी गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, तो इसी को इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। तो उसी को यहाँ पर में इम्पीरियलिस्टिक कहा गया है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में एरिस्टोफेनिस के द्वारा जो लिखे गए 2 थे, खास करके बैंक्वेटर्स और बेबीलोनियंस, ये तो दोनों तो लॉस्ट हो गए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक्रेनियंस जो है वो वर्ल्ड्स का पहला एंटी वॉर कॉमेडी है। एंटी वॉर मतलब युद्ध ना करो, उसके ऊपर है। दूसरे जो उनका कॉमेडी है उसमें वास्प है, जो कि एथेंस की डिटेरिएशन, एथेंस का जो विनाश है उसके ऊपर लिखा है, छाई के ऊपर लिखा है। और पीस है जो कि एंटी इम्पीरियलिस्टिक कॉमेडी है, और साथ में आपका फ्रॉग्स एंड प्लूटस है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है दैट इज गिवन हियर, the use of overt satire, topicality, and the pointed lampooning of celebrated characters to be found in Aristophanes' style were replaced by mistaken identities, ironic situations, ordinary characters and wit. Menander is the more significant name in the new comedy. कहते हैं खुल करके जो है किसी को पब्लिक में कुछ बोलते हैं ह्यूमरस तरीके से, उसको ओवर्ट सटायर कहा जाता है। टॉपिकलिटी उनका जो टॉपिक था, एंड द पॉइंटेड लैम्पूनिंग ऑफ सेलिब्रेटेड कैरेक्टर्स, और जितने भी कैरेक्टर्स को वो पाते थे अपने ड्रामा में, जो लैम्पून करते थे, लैम्पून का मतलब होता है उनकी जो गलतियां होती थी उनके ऊपर बात करते थे, वो इनकी एरिस्टोफेनिस की एक स्टाइल होती थी, जिसको रिप्लेस किया गया था मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ को द्वारा आयरनिक
सिचुएशन के द्वारा और ऑर्डिनरी कैरेक्टर के द्वारा और विट के द्वारा। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होते थे। मेनेंडर जो थे बहुत ही सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण नेम थे न्यू कॉमेडी में। His main contribution was to create a comedy model that greatly influenced later comedy. उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था कॉमेडी को बनाना, कॉमेडी मॉडल को बनाना, जो काफ़ी ज़्यादातर जो है बाद के जो कॉमेडी को प्रभावित करते थे। His characters were not celebrities but ordinary people. उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो जाने माने लोग नहीं होते थे बल्कि साधारण लोग हुआ करते थे। The chorus resembled modern chorus singers and dancers who provided fillers between acts. जो कोरस होते थे वो एक्ट्स के बीच में जो गैप हो जाता था उसके बीच में जो है वो काम करते थे। वो मॉडर्न कोरस सिंगर और डांसर से मिलते जुलते थे। दे वर ऑल्सो पोर्ट्रेट एज ड्रंकन ऑडियंस मेंबर्स। मतलब उन्हें ऐसा भी दिखाया जाता था कि वो ड्रंकन ऑडियंस मेंबर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो शराब पी लिए हैं और इस तरीके से वो एक ऑडियंस के रूप में काम कर रहे हैं। हिज कैरेक्टर्स वर क्लासिक कॉमेडी आर्किटाइप्स। उनके जो कैरेक्टर्स थे वो क्लासिक कॉमेडी के रूप में थे। एम्फोसिस ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटी, रोमांस एंड सिचुएशनल ह्यूमर बिकेम द मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट कॉमेडी फ्रॉम द रोमांस टू शेक्सपियर टू ब्रॉडवे। कहते हैं यहाँ पर में कि जो उनका जो जोर था वो खास करके मिस्टेकन आइडेंटिटी पे था, रोमांस पे था और सिचुएशनल ह्यूमर पे था। ये एक मॉडल बन गया और बाद में जाकर के कॉमेडी का रूप ले लिया फॉर सब्सिक्वेंट कॉमेडी, या आने वाले कॉमेडी में भी ये काम करने लगा। ये खास करके रोमांस से लेकर के शेक्सपियर से लेकर के ब्रॉडवे तक काम करने लगा। हिज टैलेंट इज विटनेस्ड इन हिज कॉमेडी ऑफ एरर्स। उनका जो टैलेंट है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स में साफ साफ दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है द गर्ल फ्रॉम सामोस, द शेयरिंग ऑफ ग्लासेरा एंड द आर्बिट्रेशन। द वर्क ऑफ मेनेंडर वॉज reincarnated in the Latin comedies of Plautus and Terence. जो वर्क ऑफ मेनेंडर है उनको दोबारा से जिंदा किया गया या रीइनकारनेट किया गया लैटिन कॉमेडीज जो प्लूटस और टेरेंस के हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में मेनेंडर के ऊपर दे रखे हैं, जहाँ पर में एरिस्टोफेनिस के बाद मेनेंडर की चर्चा इसमें की गई है। और इसमें बताया गया है कि एरिस्टोफेनिस का जो स्टाइल है इसमें जितने भी दे रखे हैं उसमें वो ऊपर उस सारी चीज़ों को जो है मिला करके बात कही गई है, जिसमें वो ओवर्ट सटायर किया करते थे और वो सेलिब्रिटेड जो कैरेक्टर होते हैं उसमें लैम्पोन किया करते थे, और इसे मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ के द्वारा रिप्लेस किया गया, आयरनिक सिचुएशन के द्वारा किया गया, ऑर्डिनरी कैरेक्टर और विट के द्वारा किया गया। और मेनेंडर का नाम इसमें आता है जो सिग्निफिकेंट नेम आता है न्यू कॉमेडी में। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था कॉमेडी मॉडल को तैयार करना था। उन्होंने कॉमेडी मॉडल तैयार किया था जिसने कि बाद की कॉमेडी को काफ़ी प्रभावित किया था। उनके जो कैरेक्टर्स थे जाने माने लोग नहीं बल्कि साधारण लोग हुआ करते थे। कोरस जो है वो मॉडर्न कोरस सिंगर और डांसर से मिलते जुलते थे जो कि एक्ट्स के बीच में फिलर का काम करते थे। उन्हें ड्रंकन ऑडियंस मेंबर के रूप में भी दिखाया जाता था। उनके जो कैरेक्टर्स थे वो क्लासिक कॉमेडी आर्किटाइप्स थे। उनका जो मेन जोर होता था मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर था। रोमांस और सिचुएशनल ह्यूमर जो है उनका मॉडल बन गया था, जो बाध्य कॉमेडी के लिए बहुत अच्छा रहा, खास करके रोमांस से लेकर शेक्सपियर से लेकर ब्रॉडवे तक। उनका जो टैलेंट थे खास करके वो विटनेस किया जाता है, वो कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा काम आता है, खास करके द गर्ल फ्रॉम सामोस में, द शेयरिंग ऑफ ग्लासेरा में एंड द आर्बिट्रेशन में। जो मेनेंडर के वर्क हैं उनको दोबारा से लैटिन में जो है जिंदा देखा गया, खास करके प्लूटस और टेरेंस के कॉमेडीज़ में।